आज तारीख है 11 जनवरी 2023। हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो एडिटोरियल है ये है गेम इन पर्सपेक्टिव, है ना। सो बेसिकली ये गेम्स के बारे में बात कर रहा है। आपको सभी को पता है कि दो तरह के गेम्स होते हैं। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आपको थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। ठीक है, और हमारा फोकस इस एडिटोरियल पे ही ज़्यादा रहेगा। ठीक, कि हमारे जो एडिटोरियल जिन्होंने ऑथर जिन्होंने लिखा है उनके क्या व्यूज़ हैं। ठीक, तो देखो ये है अरविंद बी दत्तर। अरविंद जी ने कहा है कि देखो पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक में लॉकडाउन हुआ, है ना। पेंडेमिक में जब लॉकडाउन हुआ तो इसकी वजह से ऑनलाइन गेम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ठीक, ये सभी को पता है ना। जब भी ऑनलाइन गेम्स के बारे में आप लिखोगे तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप ऐसा लिखोगे। अब देखते हैं, देखो गेम्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है गेम्स ऑफ चांस, एक होता है गेम्स ऑफ स्किल्स। चांस मतलब लक, जहाँ पे लक काम कर रहा होता है। ठीक है, और स्किल्स मतलब जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स दिखानी होती हैं, जहाँ पे आपको अपना दिमाग का यूज करना होता है, माइंड अप्लाई करना होता है। जैसे कि क्रॉसवर्ड्स हो गए, पजल्स हो गए, ब्रिज हो गया, रमी हो गया, पोकर हो गया, स्क्रैबल हो गया। ठीक है, मतलब इन सभी गेम्स में आपको दिमाग तो अपना अप्लाई करना ही पड़ता है ना। ठीक, तो जो कानून है, अब यहाँ पे बात हो रही है लॉ जो होता है किनको गैम्बलिंग मानता है और किनको गैम्बलिंग नहीं मानता है। ठीक है, गैम्बलिंग को कानून कभी भी परमिट नहीं करता है ना। आप गैम्बलिंग जो है परमिसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको, टर्म है रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम। इट इज बेकार हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहेंगे, कमर्शियम। ठीक है दोस्तों, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ना बार बार यही कहा है कि जहां पे मनी भी इन्वॉल्व है, अगर वो स्किल का गेम है, स्किल का गेम है, अगर मनी इन्वॉल्व है तो आप कहोगे कि भाई ये तो गैम्बलिंग होगी सर। नहीं, ये भी गैम्बलिंग में नहीं आएगा। देखिए प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ऐसा गेम जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व हो और उसमें मनी इन्वॉल्व हो तो क्या वो गैम्बलिंग में आएगा? नहीं, गैम्बलिंग में वो नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। ठीक है, देखो ये कोई अभी की लड़ाई नहीं है ना। 150 साल से, 150 साल से यही चीज चल रही है कि भाई गेम को हम कैसे डिसाइड करें कि वो स्किल्स के ऊपर बेसिस है या फिर उनका चांस के ऊपर है। ठीक है, पब्लिक एक एक्ट है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ठीक है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867। इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया था, बेसिकली इस एक्ट ने पूरी तरह से एक्सक्लूड किया था ऐसे गेम्स जो कि स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। कहाँ से? गैम्बलिंग के दायरे से। ठीक है, तो स्किल्स वाले गेम को गैम्बलिंग से पूरी तरह से इस एक्ट ने बाहर कर दिया था। तो आपको नाम याद होना चाहिए, PGA, इट इज पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। और कब आया था? 1867, मतलब जब 1857 की लड़ाई हुई थी उससे 10 साल बाद, याद रखने का तरीका। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें तो इसका सेक्शन 2 है, सेक्शन 12, सॉरी सेक्शन 12 है। ये कहता है, पूरी टिपिकल वर्ड्स हैं इसमें, नथिंग इन दी foregoing provisions of this act contained shall be held to apply to any game
ऑफ मेयर स्किल व्हाटसोएवर। सो बेसिकली आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। इसके सेक्शन 12 में, पीजीए के सेक्शन 12 में दे रखा है क्लियर कट। पीजीए कब आया था? 1867 में आया था, है ना। इसमें क्लियरली दे रखा है कि भाई स्किल्स के गेम अलग होते हैं गैम्बलिंग से, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सारे पुराने कानून को गवर्नमेंट ने रिपील किया है ना, हटा दिया है। ये सभी को पता है कि बहुत सारे पुराने जो कानून हैं वो रिपील हो चुके हैं और कुछ कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट ने भी अभी इन दोनों कैटेगरीज की गेम्स में डिस्टिंक्शन रखी है, ठीक है। और ये कहा है कि अगर जहाँ पे स्किल्स अगर इन्वॉल्व होंगी वो गैम्बलिंग के दायरे में नहीं आएगा। तो पार्लियामेंट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई वो जहाँ पे स्किल्स इन्वॉल्व है, इट विल नॉट कम अंडर गैम्बलिंग। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कहा है, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं वो, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किस लिए लेकर आए हैं? कि वो रेगुलेट करेंगे ऑनलाइन गेम्स को, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है, रेगुलेट ही तो कर रहे हैं, रेगुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रेगुलेट भी होना भी चाहिए। तो यस, देखो रेगुलेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रेगुलेट कीजिए, रेगुलेट करने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज को रेगुलेट करने की जरूरत होती है। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि भाई आप ये बताओ, आपने हॉर्स रेसिंग तो देखी होगी, वैसे नहीं देखी होगी तो मूवीज में तो देखी होगी। तो आप ये बताइए, हॉर्स रेसिंग जो है वो गैम्बलिंग है या नहीं है? है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसिंग को कहा है गेम ऑफ स्किल, कि भाई ये तो स्किल का गेम है, ठीक है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है। हॉर्स रेसिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, ये भी एक स्किल का गेम है। तो मतलब सारी बात, पते की बात देखो भाई, ये है कि बार बार ये कोशिश करी जाती है कि सभी गेम्स को जहाँ पे भी विनिंग इन्वॉल्व है ना, पैसा वैसा जो जीतते हैं, उसको हम एक तरह से सभी एक कैटेगरी में डाल दें कि वो आपका गेम ऑफ चांस है, या फिर स्किल्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसे गलत बात है। अब देखते हैं, जैसे एक और इसी चीज में, अभी आपको पता है कि भाई जीएसटी की बात हो रही है ना। तो ये भी एक मोरल डायलेमा फंसा हुआ है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, कि वो डिसाइड करें कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनके ऊपर आपको 28% टैक्स लगाना चाहिए। तो किस पे लगाना चाहिए? क्या उनकी पूरी की पूरी कमाई के ऊपर, या फिर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फी ले लें जो कि गेमिंग कंपनी चार्ज करती है ना। देखो भी, गेमिंग कंपनी आपसे कुछ फीस चार्ज करती है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म फी पे 28% लगाए, या फिर टोटल अमाउंट जितना उन्होंने कमाया है उस पूरे के पूरे के इसके ऊपर हम 28% लगा दें, है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी को रमी खेलना है ना। आपने बहुत सारे आजकल गेम्स आ रखे हैं, मान लेते हैं किसी को रमी खेलना है, उसने 1000 रुपये लगाए वहाँ पे, ठीक है। 100 रुपये जो थे उसके सर्विस चार्ज लग गया उस पे, ठीक है। या फिर प्लेटफॉर्म फी जिसे हम कहते हैं, कि भाई 100 रुपये आपको उस कंपनी को देने पड़ेंगे, ठीक। तो बच गया है 900 रुपये, है ना। 900 रुपये जो होगा विनिंग पूल में जाएगा, जहाँ पे सब 900 900 रुपये, बहुत सारे जो भी प्लेयर्स आएंगे उन सब मिलके आपके 900 रुपीज सब पे करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 10 लोगों ने वो गेम खेला है, ठीक। तो ग्रॉस कलेक्शन कितनी होगी कंपनी की? 10,000 रुपये,
क्योंकि सबसे कंपनी ने 1000 रुपए लिए हैं। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस ऑफ 9000 जो होगा वो शेयर होगा विनर्स के बीच में, है ना? कंपनी को 1000 रुपए का फायदा हो गया, और जो बचे 9000 रुपए वो जो भी विनर होगा उसको मिल जाएंगे। मतलब उसने 1000 रुपए लगाए, 9000 का वो कमा लेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 28% उस 10,000 रुपए के ऊपर लगना चाहिए या 1000 रुपए के ऊपर लगना चाहिए? 10,000 मतलब भाई सब लोगों ने 1000 रुपए दिए ना, सब लोगों ने 1000 रुपए दिए। ठीक है, ये सब ने 1000 रुपए दिए। एक तो ये टोटल अगर 10 लोग हैं तो अंदर हो गए जमा 10,000 रुपए। ठीक है, कंपनी ने इसमें से 1000 रुपए अपने पास रख लिए एज सर्विस चार्ज, तो इसमें बच गए हैं 9000 रुपए। तो जो भी विनर होगा, ए बी सी, मान लो कि ये विनर है, इसको 9000 रुपीज मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करना चाह रही है कि इस 9000 के ऊपर टैक्स लगाना है या ये जो कंपनी ने 1000 रुपए ले लिए थे इसके ऊपर टैक्स लगाना है। ठीक है ना? तो मतलब बोलने की बात, पहली बात तो ये कि भाई ये बड़ा ही अनवाइज डिसीजन रहेगा कि अगर गवर्नमेंट ने 28% टैक्स पूरी पूरी विनिंग के ऊपर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक 28% जीएसटी जो है पूरे पूरे अमाउंट पे लगा दिया तो पूरी पूरी इंडस्ट्री जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, है ना? जब भी टैक्स लगता है तो क्या होता है, ब्लैक मार्केट, ज़्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट लगा देगी तो ब्लैक मार्केटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना? तो ब्लैक मार्केटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट देखोगे कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप ऑनलाइन गेम्स की पॉपुलैरिटी को आप डिस्काउंट तो नहीं कर सकते। आप मतलब आप कितने ही कोशिश कर लो, है ना, ऑनलाइन गेम्स तो चलेंगे, इसमें आपका विनिंग भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने से, है ना? जैसे कि भाई हॉर्स रेसिंग की तो अलग बात है, हॉर्स रेसिंग के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं बेसिकली सर्वर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू होते हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, है ना, एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब ये है कि देखो, आप हॉर्स रेसिंग, सब गेम्स अलग अलग तरह के होते हैं, है ना? एक अगर आप हॉर्स रेसिंग की बात करोगे तो हमें पता है हॉर्स रेसिंग कहाँ पे हो रही है। हॉर्स रेसिंग का ये कि ग्राउंड होगा जहाँ पे घोड़े जो होंगे वो रेस कर रहे होंगे। लेकिन ऑनलाइन गेम्स तो सर्वर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होता है, जिनका हमें पता लगाना हमें बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो जीएसटी अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर लोड बढ़ेगा। वो ढूंढते रहेंगी कौन कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है ना? तो अननेसेसरली जीएसटी अथॉरिटीज के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज का लोड बढ़ेगा। तो इसका ये कि दूर का रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन जो गेम्स हैं भारत में वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाए, वो बंद ही हो जाए, और बिजनेस जो हो जाए वो ओवरसीज शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना? मतलब बेसिकली आपने ये देखा कि मतलब वही चीज होती है कि अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया किसी के ऊपर, तो या तो वो ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी, या फिर कंपनीज जो होंगी वो आउटसाइड इंडिया शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से दोनों दोनों रीजंस की वजह से आपका जो नेट रिजल्ट क्या रहेगा, नेट रिजल्ट यही रहेगा कि ऑब्वियसली बात है आपका टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना? तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है। वैसे आपको वैसे एक एक चीज पता होनी चाहिए कि आईटी एक्ट कब आया था? 1948, है ना? सेक्शन है 194 बी, ये कहता है कि 30% टैक्स डिडक्शन होगा अगर विनिंग्स जो होंगी मोर देन 10,000 की होगी। 10,000 से ज्यादा रुपए आपने कमाए तो 30% उसमें टैक्स लगेगा ही लगेगा, है ना? तो ये वैसे भी गवर्नमेंट को मिल ही जाता है ना?
तो मतलब ये है कि सोर्स कलेक्शन 30% का हो ही जाता है, कंपनी वाले अपने आप ही 30% काट के 10,000 से ज़्यादा विनिंग पे गवर्नमेंट को अपने आप प्रोवाइड कर देते हैं। इसका ये फ़ायदा रहता है कि भाई लेजिटिमेसी एक रहती है थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की, और जीएसटी अथॉरिटीज़ के अंडर भी रहती है, और आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर भी रहती है ना। तो अगर आप टीडीएस 30% भी लगाओ और एडिशनल आप 28% जीएसटी अगर आप लगा दो, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ये तबाह कर देगा। तो इकोनॉमिकली अगर आप इसको देखो, है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप लग रहा है। जीएसटी पर्सपेक्टिव से देखना एक सिर्फ अलग चीज़ है, आपको सिर्फ जीएसटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है इसको, आपको पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखना है कि 30% वो अपने आप ही दे रहे हैं, टीडीएस कट रहा है, प्लस साथ में अगर आप 28% जीएसटी भी लगा दोगे तो पूरी पूरी इंडस्ट्री जो होंगी वो बैठ जाएंगी। और आपको इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना है ना, आपको रेवेन्यू मिल रहा है उसका भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करना है कि जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री जो है हमें हमेशा यही सिखाती है कि जितने ज़्यादा टैक्स होंगे उतना ही कम कलेक्शन होगा, है ना, क्योंकि लोग फिर छुपाना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो इस लेसन को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल था। तो ये आर्टिकल अभी हमने कवर कर लिया, गेम्स इन पर्सपेक्टिव। तो सिंपल सा आर्टिकल था, बेसिकली आपको दो एक चीज़ एक याद रखनी है कि पीजीए क्या है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में इसका सेक्शन 12 आया था जिसने यही कहा था, ठीक है। और कुछ जो मेजर मेजर पॉइंट्स आपको बताया बस वो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आर्टिकल अब हम देखते हैं, ये है सुप्रीम धर्म, ठीक। इनकी राइटर हैं अरुंधति कटजू, अरुंधति कटजू, अरुंधति जी ने ये लिखा है। सो बेसिकली इन्होंने शुरुआत जो करी है इसमें, इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई आप एक विंटर मॉर्निंग के बारे में सोचो, जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस रहे हो, है ना, जो सूरज की रोशनी होगी वो कोर्ट के जो सेंट्रल डोम है उसके ऊपर, उसके अंदर पड़ रही होगी। हम जाएंगे वहां से जहाँ पे गांधी जी जो है मेडिटेट करते हुए दिखेंगे, हम ऊपर चढ़ेंगे सेंट्रल पोर्टिको में, है ना, और वहाँ पे बड़े बड़े पर्दे लगे होंगे जिसमें चीफ जस्टिस का रूम हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एस्से लिखनी, एस्से की आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो। ये एस्से लिखने के लिए ये ऊपर का जो पैराग्राफ है बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चीफ जस्टिस की कुर्सी लगी हुई है, नेशनल एम्बलम है जिसमें कोर्ट का मोटो है। कोर्ट का मोटो क्या है वैसे? यतो धर्म ततो जया, यतो धर्म ततो जया, है ना। इसका मतलब क्या है? जहां पे धर्म है वहां पे विक्ट्री है, यतो धर्म ततो जया, ठीक। तो बेसिकली ये जो उन्होंने नेशनल एम्बलम जो लगा रखा है, नेशनल एम्बलम जो कोर्ट के मोटो से जो सराउंडेड है ना, ये बार बार जजेस को रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि भाई जो नेशन की जो कानून है उनको हमारे संविधान के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लागू करना होता है या बनाना होंगे। अब कोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि भाई फेडरल कोर्ट, पहले तो फेडरल कोर्ट था ना, हम सब ने पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें पहले फेडरल कोर्ट हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा फेडरल कोर्ट की डिमांड जो है कुछ 100 साल पहले से हुई थी, जब सर हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन कहाँ पास किया था? वो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया था इन्होंने
जिसमें इन्होंने ये कहा था, किसको कहा था पहली चीज ये, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, जीजी इन काउंसिल को कहा था कि भाई आप जो है एक कोर्ट एस्टेब्लिश करो। कोर्ट कैसा होना चाहिए? कोर्ट होना चाहिए कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील्स, कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील्स इन इंडिया। क्योंकि तब तक जो भी अपील्स होती थी भारत की, अपील्स जो भी भारत की होती थी, वो कौन सुनता था? वो सुनता था प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल सुनता था, जो कि कहाँ सिचुएटेड था? लंदन में, है ना, 6,000 किलोमीटर दूर। आए समझ? तो श्री सर हरि सिंह गौर ने एक रेजोल्यूशन पास किया सीएलए में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके सामने? जीजी इन काउंसिल में। किसके लिए? कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील्स के लिए, जिसमें अपील अपील किया कि भाई आप एक कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील्स हमारे में भारत में लेकर आओ। क्योंकि पहले क्या था, प्राइवी काउंसिल हुआ करता था जिसका हेडक्वार्टर था लंदन में, जो कि 6,000 किलोमीटर दूर था, है ना। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सी बात है इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन है? चलो आप ये बताओ। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल है एमसी सेटेलवाड। इट इज एमसी है सेटेलवाड। ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तब जब जब इनॉग्रेट हुआ था ना, तो भारत का जो पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई कोर्ट जो है एक बहुत ही बड़ा और सिंगुलर रोल अदा करेगा और अपने आप को लोगों की कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश कर देगा, कि मतलब लोगों को एहसास रहेगा कि भाई कोर्ट है हमारे लिए। बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल मानते हैं कि कोर्ट ने अभी तक जो भी काम किया है ना, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के तौर पे एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करा है अपने आप को। तो हम क्या आशा करें कि भाई कोर्ट से, अब चूंकि जो है कंट्री जो है, अब हम कोर्ट से क्या हमारी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ये आर्टिकल इसमें दे रखा है। क्योंकि कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है एक इंस्टीट्यूट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कोर्ट से क्या होनी चाहिए, बेसिकली आर्टिकल में ये बात कर रखी है। ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई 1950 में जब एमसी स्टेलवार्ड ने कोर्ट इनॉग्रेट जब हुआ था कोर्ट, तब भारत में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस हुआ करते थे, जो कि आज कितने हैं? 34। 7 जज से बढ़ के 34 हो चुके हैं। अब क्या अगली बाकी कुछ सालों में देखो, हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम तो बढ़ते जा रहा है, काम का काम तो कोर्ट के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अगले 25 साल की अगर हम बात करें, तो 25 साल में हमारा लोड बहुत हो चुका है और हमें और ज़्यादा जजेस की ज़रूरत होगी। क्या देखो, जजेस की अगर हम बात करेंगे, एक तो है क्वांटिटी, नंबर ऑफ जजेस भी बढ़ाने हैं हमें। ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिटी, जजेस जो हों वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए। अलग अलग बैकग्राउंड से क्यों आए? क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस डाइवर्स हों, डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, है ना। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो अगर कोर्ट की में जजेस में डाइवर्सिटी होगी, तो उनके डिसीजंस में एक अपना ही इनोवेटिवनेस और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो मतलब क्या है डाइवर्स से? जब हम डाइवर्स बोलते हैं जजेस के एस्पेक्ट में, तो हम बात कर रहे हैं जेंडर की, हम बात कर रहे हैं कास्ट की, हम बात कर रहे हैं क्लास की, हम बात कर रहे हैं रीजन की, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, और हम बात कर रहे हैं रिलीजन की,
और डिसेबिलिटी की, ठीक है। तो जब भी आप डाइवर्स चीज़ों की बात करें, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक। तो अगर आप सबसे पहले आप हमेशा लिखो कुछ भी, कुछ कोई भी पहले ऊपर लिख सकते हो। रिलीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, डिसेबिलिटी होना चाहिए, सब, जेंडर होना चाहिए, और आजकल सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आप एक वर्ड यूज करोगे हमेशा, ठीक है। ये आपको मार्क्स जो होंगे अच्छे गेन कराने वाली है। तो आप कहो कि भाई ठीक है, जजेस को पता है कि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, तो जजेस जो हैं डाइवर्सिफाई क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। तो भाई ये जो बर्डन है अपने आप को स्ट्रेंथन करने का, क्या सिर्फ सिर्फ जजेस के ऊपर ही है? नहीं, इकलौता जजेस के ऊपर ये बर्डन नहीं है ना। भाई कुछ साल पहले की अगर आप बात करोगे तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी आप सोच के देखो कि अगर हम मान के चलें कि कुछ सालों के बाद कोर्ट के पास अपनी पहली वुमेन चीफ जस्टिस आ जाएगी, ये साइन पता है ना, ये दिस साइन इज फॉर वुमेन, है ना, और मेल का साइन होता है ये, ठीक। मतलब आर्टिकल में इन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप कर रखा है कि भाई देखो, हम मान के चलते हैं कुछ सालों के बाद जो होगी कोर्ट के पास अपनी पहली वुमेन चीफ जस्टिस आ जाएगी, लेकिन क्या उनकी पहली अटॉर्नी जनरल फीमेल जो हो या सॉलिसिटर जनरल जो फीमेल हो उस जज को एड्रेस करेगी? क्योंकि एज द लार्जेस्ट लिटिगेटर बिफोर द कोर्ट, executive must reflect on the nature and volume of the cases that it files. It must also think about who it chooses to represent India. Further, the legislature must evaluate whether we need certain laws. Today, check bouncing cases are the largest category of cases pending in the criminal justice system. So, should check bouncing continue to be a crime? Does it justify taking up so much judicial time? तो बेसिकली इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि भाई देखो, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट का जुडिशरी को ओवरबर्डन कर रखा है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि चेक चेक जब ओवर बैलेंस हो जाता है, चेक जो होता है बाउंस अगर हो जाता है, तो जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद जो होती है जेल हो जाती है ना। कोर्ट में केस चलता है, अगर पाया जाता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है। ऐसे केसेस जो हैं कोर्ट में बहुत भरे हुए हैं। तो क्या सही में चेक बाउंसिंग जैसा एक जो चीज है उसको हमें क्राइम कंसिडर करना चाहिए, और डज इट जस्टिफाई टेकिंग अप सो मच जुडिशियल टाइम? तो सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल रोल्स की एक्सपेक्टेशन को पार करने के लिए कोशिश करते रहता है। तो दो तरह की अगर हम बात करते हैं, जब कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो एक तरह बैठता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है, जब कोर्ट जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह रहेगा, वो डिसाइड करते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्या डिसाइड करेगा कि कोई भी लॉ या फिर कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम किसी की फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, ठीक है। दूसरा, वो एक कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी काम करता है ना, जहाँ पे वो जो भी जजमेंट्स हाई कोर्ट ने दिए हैं, हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट्स दिए हैं उनको वो रिव्यू करता है ना। तो बेसिकली आप देखोगे कि भाई हर जज जो है 100 से भी ज्यादा स्पेशल लीव पिटिशंस सुनता है हर हफ्ते, 100 से भी ज्यादा, सोच मान के चलो आप। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे सुप्रीम है भारत में, तो इसका जो डॉकेट है इसमें पिटिशंस भी आती हैं, ट्रांसफर करा लो, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स केसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट आते रहती है। तो अगले 25 साल में कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अपने आप को वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पे एस्टेब्लिश करें, बाकी सभी अदर फंक्शंस को, है ना। देखो भी कोर्ट के बहुत डाइवर्स फंक्शन है। आपको ट्रांसफर पिटीशन भी फाइल करनी है तो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेकिन कोर्ट का मेजर रोल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पे होना चाहिए।
है ना? तो इसलिए हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये चैलेंजेस को कोर्ट कैसे पार करेगा? इन चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, जस्टिस जो होती है हम लोगों तक ले आते हैं, नियर टू द पीपल। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो जस्टिस को हम लोगों के पास ले आते हैं। ठीक, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो ये याद रखना। ये अच्छा कॉलम है, ये टेक हमने यूज़ किया, जस्टिस को हमने लोगों के पास ले आए। ठीक है, ये अभी मेंस में ये सब चीज़ें यूज़ किया करो। जैसे मैं बता रहा हूँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे एग्जांपल देते हैं, कैसे भाई कोई पूछे आपसे, तो जो ई फाइलिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। ई फाइलिंग्स, ई फाइलिंग्स के कई फायदे होंगे। ई फाइलिंग मतलब, ई मतलब इंटरनेट, मतलब आप सीधा नेट पे गए, आपने वहीं पे केस फाइल कर दिया कुछ। तो इसके कई फायदे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पहला तो आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, है ना? और दूसरा आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना? दूसरा, आजकल जब से कोविड हुआ था तो हम सबने देखा है लाइव स्ट्रीमिंग किसकी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है ना? तो इसका फायदा क्या हो रहा है कि जो भी पूरे भारत में जो लॉयर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, है ना, या पूरी दुनिया ही है, वो इन लाइव स्ट्रीमिंग्स को देख पाती हैं, है ना? रियल टाइम में देख पाती हैं। तो कितनी उनको समझ भरती है ना? उनके उनके अंदर अवेयरनेस आती है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में लोग जागरूक होते हैं। तो इसका ये बहुत ही बड़ा फायदा है। दूसरा है, टेक्नोलॉजी ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाने की भी हमारी जो समस्या थी वो भी कम कर दी है। अब हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी अपने पास अच्छे से संभाल के रख सकते हैं आराम से। क्योंकि भाई कोर्ट की बार अब सबकी डिमांड रहती है कि कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस होनी चाहिए, बहुत सारी रीजनल ब्रांचेस की बात करते हैं लोग, कि अलग अलग रीजन्स में कोर्ट जो हो अपना अपनी ब्रांचेस खोलें। ब्रांचेस खोलने से अच्छा है कि भाई आप सीधा वर्चुअल कोर्ट ले आओ ना। वर्चुअल कोर्ट का फ़ायदा क्या होगा कि भाई पूरे भारत के लॉयर जो होंगे वो आराम से अपील कर सकते हैं कहीं भी कोने में बैठ के कोर्ट के अंदर, है ना? तो ये कितना फ़ायदा हो गया ना। तो ये जो वर्चुअल ब्रांचेस की जो बात हो रही थी, इसने इसको रिजॉल्व करा दिया। एक और हम सिस्टम की बात कर सकते हैं कि भाई हम बार बार ये बोला जाता है कि जजमेंट जो होने चाहिए इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेट होना चाहिए इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि जस्टिस जो हो ज़्यादा एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं हम हमेशा ये भी बात करते हैं। तो देखो कितने हमने फ़ायदा गिन लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ई फाइलिंग के बारे में पढ़ा, है ना? ई फाइलिंग होती है, वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स हो गई, वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स हो गई, है ना? जब भी हम, एक और हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में मदद मिलेगी हमें। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा लैंग्वेजेस जो हैं, लैंग्वेजेस जो हो वो इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि वो जस्टिस जो हो वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो। ठीक, अब मेंस में कई तरह से ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जुडिशरी जो है वो सफ़र कर रही है कॉलोनियलिज्म की शैडो से, या फिर देयर आर वेस्टिजेस। वेस्टिजेस मतलब वो ऑर्गन होते हैं जो कि अब उनका कोई रोल नहीं बचा लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट रहते हैं। सो वेस्टिजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनियलिज्म तो चला गया है, इनका कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी इसके ये थोड़े से चिपके हुए हैं, ठीक है, हमारी जुडिशरी से। जैसे अब आप देखोगे ना करंट सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, वो करंट सिस्टम में ब्लैक एंड वाइट ड्रेस यूज़ करते हैं, गॉन्स, वेस्ट कोट्स। दूसरा, दूसरा कॉलोनियलिज्म का क्या हमें मिलता है, वो हमेशा ऐसे बोलोगे आप, माई लॉर्ड, माई लेडी। ठीक है, अब माई लॉर्ड माई लेडी बोलने की क्या जरूरत है इसमें? अब नॉर्मली अगर आप सर ही बोल दो, मैम बोल दो, है ना, तो सफिशिएंट है कि आप काउंसिल की एस्टीम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। देखोगे अब इसमें आर्टिकल में ना एक यूएस की सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बता रखा है थोड़ा सा।
तो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंजर्वेटिव ज़्यादा हो चुका है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो कुछ क्वेश्चंस हैं राइट्स और सोशल जस्टिस पे, वो अपने बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करें। ठीक है, जैसे कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को एक्सपेंड कर दिया, जैसे कि कोर्ट ने कई कई इनोवेटिव चीज़ें लेकर आए ना, जैसे कि राइट टू हेल्थ, आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरी अ पर्सन। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, ये सब इन्होंने फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया कोर्ट ने। दूसरा, फ्री स्पीच को बार बार कोर्ट प्रोटेक्ट करते रहता है ना, प्रोटेक्ट करता है फ्री स्पीच को। तो बेसिकली देखा जाए कि भाई कोर्ट ने हमेशा हमारी फ्रीडम को, और एक होती है बात फ्रीडम, ठीक है, जब भी आप कोर्ट की बात करोगे आप हमेशा दो तीन बात जरूर करा करो। फ्रीडम है, इंडिविजुअल्स को हमेशा स्टेट से बचाना। एक तरफ है देखो इंडिविजुअल, एक तरफ है स्टेट। ठीक है, स्टेट से इंडिविजुअल को बचाना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, एक लेयर की तरह इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट बचाते रहता है। ठीक। तीसरा है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब मेजोरिटी से भी माइनॉरिटीज को बचाना बेसिकली। तो इसमें अब आर्टिकल अच्छा है बहुत। आर्टिकल ने नए नए पहलुओं के बारे में बात करी है। आर्टिकल ने शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। आप किसी भी ऐसे की ऐसी शुरुआत कर सकते हैं कि किस तरह से आप जब वहाँ पे अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप घुसते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद आपने फिर फ्यूचर की बात करी, फिर उसके बाद आपने पास्ट की बात करी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना था, फिर उसके बाद उन्होंने दिक्कतों की बात करी, क्या क्या उनमें कमियां हैं, फिर उसको कमियों को हटाने की बात करी, फिर उसके बाद उन्होंने फ्यूचर की बात करी। तो आर्टिकल बहुत ही एक एस्से के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है मिस रीडिंग। मिस रीडिंग जो है आर्टिकल ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। फिर है लेसन्स फ्रॉम यूडीपी। तो ये वाला आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। तो आप सबको पता है कि कर्नाटक उडुपी कहाँ पे है, पहली चीज़ तो ये। ठीक। उडुपी है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में उडुपी हुआ था, वहाँ पे एक हिजाब रो की कंट्रोवर्सी हुई थी। हिजाब रो की कंट्रोवर्सी हुई थी ना। तो अब उसकी वजह से असर क्या हुआ है ना, ये थोड़ा सा इसमें बता रखा है। मतलब जब ये टाइम उस वक्त था तो उसमें क्या था कि क्लासरूम्स में बेसिकली वुमेन, जो मुस्लिम मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ गई थी। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे 2007-8 और 2017-18 से, आप अगर आप कंपेयर करोगे तो 1.1% वो 7-8 में थी, जो कि बढ़ गई थी 15.8% में। ठीक है, रेस्ट। तो ये डर जताया जा रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो हैवी हैंडेडनेस दिखाई है कि भाई उन्होंने हेड स्कार्फ्स को बैन कर दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में,
उसकी वजह से यंग वुमेन का कॉन्फिडेंस कम होगा और वो एजुकेशन में जो आना चाह रही हैं वो नहीं आ पाएंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दूर हो जाएंगी। लेकिन जो अब ये देखा गया है कि भाई जो यंग स्टार्स हैं वो उन्होंने इन डिफिकल्ट ओड्स को चैलेंजेस को अपनाया है। उन्होंने पहली बात तो कर्नाटका के हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। अक्टूबर में 2 जज की बेंच ने, एपेक्स कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाए थे इस मैटर के ऊपर। अब इसको कौन डिसाइड कर रहा है? अब इसको डिसाइड कर रहा है लार्जर बेंच, है ना। लार्जर जो बेंच है, अब कोर्ट में ये केस चला गया है, ठीक। लेकिन अभी आप देखोगे कि भाई, बट एज अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर ऑन संडे शोज कि जुडिशियल इम्पास एंड द चार्ज्ड एटमॉस्फेयर हैव नॉट डेंटेड द एंथुजियाज्म फॉर एकेडमिक लर्निंग अमंगस्ट मुस्लिम वुमेन इन कर्नाटका। मतलब बेसिकली सारी बात इसमें ये बता रखी है कि भाई इतना कुछ हुआ है, बट स्टिल स्टूडेंट्स में जो लर्निंग की इच्छा है, एजुकेशन सेक्टर में जो आने की इच्छा है, अपने फ्यूचर को बढ़ाने की जो इच्छा है, उसको ये चीज़ें दिखा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हिजाब के जो बैन हुआ था उसने एग्ज़ाम की अटेंडेंस को भी ज़्यादा असर नहीं किया था। और अच्छी बात ये थी कि भाई जो ओवरऑल एनरोलमेंट है, जो एनरोलमेंट है मुस्लिम वुमेन का, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा है। वो जितनी आ रही थी उतनी ही दे आर कमिंग, है ना। लेकिन एक शिफ्ट ज़रूर हुआ है। ये हुआ है कि जो नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स थी कम्युनिटी से, जो आती थी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, अब वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आधी हो गई, हाफ हो गई। ये थोड़ा सा देखने को मिला है। लेकिन इसको ऑफसेट करता है कि बेसिकली वो ज़्यादातर प्राइवेट में शिफ्ट हो गई हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आनी शुरू हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो इस चीज़ को वो ऑफसेट कर देता है। बेसिकली एनरोल तो उतनी ही हो रही हैं, जिसको पढ़ना है वो आ रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चॉइसेस बदल दी हैं। चॉइस कहाँ पे? गवर्नमेंट को ना चूज करके वो अब प्राइवेट में जाने लगी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आधी हो गई थी तो यहाँ पे आधी भर गई है, बेसिकली ये बात है, ये बात कह रखी है इसमें। लेकिन अगर आप कहो कि भाई प्राइवेट में तो सबके बस में नहीं होता है, कि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कमी ये पाई गई है कि पिछले 5 साल के कंपैरिजन में, 5 ईयर्स के कंपैरिजन में उडुपी में जो मुस्लिम वुमेन की एनरोलमेंट है वो सबसे कम हुआ है, लोएस्ट है। बस यही इसमें एक बात लिखी है कि पिछले 5 साल के कंपैरिजन में, तो मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन का असर एजुकेशन सेक्टर पे कैसे पड़ता है, इसमें थोड़ा सा इसको टटोलने की